सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के 14 सवाल। क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति भवन या गवर्नर के भवन को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकता है? मामला तमिलनाडु के गवर्नर साहब का है। तमिलनाडु सरकार ने कई विधेयक पास करके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भेजा गवर्नर साहब के पास। ये एक औपचारिकता होती है कि उन विधेयक पे साइन करना होता है। एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन दोबारा जाएगा तो साइन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप राष्ट्रपति के यहाँ समीक्षा के लिए भेज सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप एक नियत समय तक ही इसको आप रोक सकते हैं, अन्यथा उसको स्वतः पास माना जाएगा। राष्ट्रपति भवन को भी ये निर्देश गया। उसके बाद राष्ट्रपति भवन से 14 सवाल पूछे गए। मामला फिर संविधान पीठ में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और वहां पर बहस पूरी हो गई है। ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। क्या है मामला और क्या होने की संभावना है, चर्चा इसी विषय पर होगी। जेपी सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार, कानूनविद, संपादक, सब ऑल इन वन हमारे साथ है इस एपिसोड में। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, क्या उम्मीद है। सर, स्वागत। देखिए सर, फैसला सुरक्षित करते वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब ने एक सवाल किया। जी। जब लोकतंत्र का एक अंग कर्तव्य निभाने में विफल हो तो क्या हम संविधान के रखवाले चुप बैठे? ये जो धमाकेदार सवाल था, ये पूरे संवैधानिक ताने बाने को हिला गया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस या राष्ट्रपति संदर्भ पर 10 दिनों की तीखी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट को ने गुरुवार को फैसला तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन सीजीआई की तीखी टिप्पणी केंद्र सरकार को बड़ा संदेश दे गई। कल्पना कीजिए, राज्य विधानसभाओं के विधेयक वर्षों तक गवर्नरों के यहाँ डेस्क पर धूल खाते रहे और लोकतंत्र का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सुप्रीम कोर्ट भी चुप नहीं रहा। सीजीआई ने साफ साफ कह दिया, मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि मैं शक्तियों के अलगाव के सिद्धांत में पूरा विश्वास रखता हूं। न्यायिक सक्रियता होनी चाहिए, लेकिन इसे न्यायिक दुस्साहस में नहीं बदलना चाहिए। लेकिन साथ ही यदि लोकतंत्र का एक पक्ष अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में विफल रहता है तो क्या संविधान का संरक्षक न्यायालय शक्तिहीन होकर चुप बैठेगा? इसका मतलब है कि इस सवाल में जवाब छिपा हुआ कि नहीं, चुप नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ वो इस पर करेगा। तमिलनाडु के गवर्नर का मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो है पहले एक पीठ ने आदेश दिया था कि गवर्नर जो है वो वापस कर सकते हैं। वापस करने के बाद जब दोबारा जाएगा तो उनको दस्तखत करना पड़ेगा, और जो है वो गवर्नर भी राष्ट्रपति के यहाँ भेजेंगे तो उनको 3 महीने में निर्णय लेना पड़ेगा। गवर्नर की भी समय सीमा बांध दी गई थी। इस पर 14 पॉइंट का डिफरेंस राष्ट्रपति ने भेजा कि क्या गवर्नर और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट कर सकता है, समय सीमा बांध सकता है। तो उस संदर्भ की सुनवाई है सर। ये तमिलनाडु के मामले में अपील नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के संदर्भ के पक्ष में कोई सलाह देता है तो उसके आधार पर गवर्नर के फैसले को उलटने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट में जो है जाना पड़ेगा गवर्नर साहब को, या राष्ट्रपति को, या केंद्र सरकार को। लेकिन अभी ये सलाहकारी व्यवस्था है, ये अपील नहीं है, इसलिए इस पर निर्णय सीधे सीधे तमिलनाडु को इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो प्रश्न उठाए हैं उस संदर्भ में कि हाँ, समय पड़ने पर वो कर भी सकता है, समय सीमा बांध भी सकता है, तो गवर्नर का फैसले की पुष्टि ऐसे ही हो जाएगी। तो तमिलनाडु के गवर्नर के मामले में विधेयकों को रोके जाने से जुड़े राष्ट्रपति संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 10 दिन के बाद समाप्त हुई। इस पर गुरुवार को सुनवाई का आखिरी दिन था। राष्ट्रपति संदर्भ सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल 2025 के उस फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसमें राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर
गवर्नर के लिए समय सीमा निर्धारित करने की बात कही गई थी। अब ये निर्णय डिसाइड करेगा कि राज्यों में चुनी हुई सरकारों का शासन रहेगा या गवर्नर राज रहेगा। हम्म। गवर्नर राज रहने का मतलब है कि प्रकारांतर से केंद्र में जो सत्ता है उसका इनडायरेक्ट राज, जैसा कि हम्म। आप केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से जम्मू कश्मीर में तो तत्काल ही देख रहे हैं, क्योंकि केंद्र शासित है, गवर्नर का सीधे मामला जो है केंद्र सरकार से जो है मतलब क्या कहते हैं जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति संदर्भ के संदर्भ में तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गवर्नर आर एन रवि को विधेयकों में देरी करने को अवैध और मनमाना करार दिया था। इस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि गवर्नरों को विधानसभा द्वारा दोबारा भेजे गए विधेयकों को सही समय के भीतर हस्ताक्षर करना होगा। इस फैसले ने पहली बार गवर्नरों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने की समय सीमा को न्यायिक रूप से लागू करने की बात कही थी। ऐसा नहीं होने पर बिल को अपने आप मंजूरी मिल जाने की भी बात कही गई। अब ये जो 14 स्पष्टीकरण मांगा गया था 14 संदर्भ में 14 सवालों पर, इसमें मुख्य रूप जी। से पूछा गया था कि कोर्ट संवैधानिक प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति और गवर्नर को विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश दे सकता है। सुनवाई के अंतिम दिन चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि अगर लोकतंत्र का एक अंग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल हो तो क्या संविधान का संरक्षक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट शक्तिहीन होकर चुप बैठेगा? जाहिर है नहीं। सूर्यकांत ने स्पष्ट किया, जस्टिस सूर्यकांत ने, कि कोर्ट इस मामले में केवल सलाहकारी भूमिका निभा रहा है। हम अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकारी क्षेत्राधिकार में है, न कि अपीलीय। हम केवल कानून की व्याख्या करेंगे। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीवी नरसिम्हा ने भी टिप्पणी की कि गवर्नर विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर अनिश्चितकालीन तक नहीं बैठ सकते। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि कोई भी अंग संविधान के कामकाज को बाधित नहीं कर सकता। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि गवर्नरों को विधेयकों पर सहमत देने की शक्ति देने वाला अनुच्छेद 200 न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर। उन्होंने कहा कि गवर्नरों और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों को विवेकाहीन शक्तियां संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और इन पर समय समय पर सीमा लागू करना संविधान को फिर से लिखने के बराबर है। मेहता ने सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि कार्यकारी और विधायी अंग संविधान के संरक्षक। मेहता ने अभी तर्क दिया कि समय सीमा केवल वैधानिक प्राधिकारियों पर लागू हो सकती है, न कि राष्ट्रपति या गवर्नर जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों पर। तमिलनाडु के ओर से तर्क दिया कि गवर्नर गणतंत्र में राजा की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि गवर्नरों को विधेयकों पर अनिश्चितकालीन तक रुकना विधानसभाओं की संप्रभुता को कमजोर करता है। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि संविधान गवर्नरों से तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा करता है। उन्होंने कहा कि जब संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि गवर्नर को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए तो विधेयकों को क्यों रोक रहे हैं? यह एक संप्रभु कार्य है जिसे रोका नहीं जा सकता। सिब्बल ने यह भी कहा कि केंद्र का यह तर्क कि गवर्नर को विधेयकों पर रोकने की असीमित शक्ति है, शाश्वत परिणाम देगा। कोर्ट ने भी यह सवाल किया सुनवाई में कि क्या गवर्नरों की निष्क्रियता पर वो चुप बैठ सकता है? लोकतंत्र में न्यायिक हस्तक्षेप और सत्ता के पृथक्करण के बीच संतुलन की जरूरत को ये प्रदर्शित करता है। कोर्ट का आखिरी फैसला न केवल गवर्नरों और राष्ट्रपति की भूमिका साफ करेगा, बल्कि केंद्र और राज्यों का संबंध भी तय कर सकता है। हम्म। तो ये सर जो है स्थिति है। अब सवाल इस बात का है कि इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीवी नरसिम्हा और जस्टिस ए एस चंदूरकर की संविधान पीठ ने की। अब 10 दिनों बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब सवाल इस बात का है कि 19 अगस्त से इस संदर्भ की सुनवाई हुई थी और कल जो है इस संदर्भ की सुनवाई समाप्त हुई। हम्म। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कई बार स्पष्ट किया कि वह तमिलनाडु राज्यपाल के फैसले पर अपील में नहीं बैठेगा, वह केवल संवैधानिक प्रश्नों का उत्तर देगा। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों ने इस संदर्भ की स्थिरता को पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि तमिलनाडु राज्यपाल के फैसले से में पहले ही प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि राज्यपाल विधेयकों को विधानसभा में वापस किए बिना रोक सकते हैं, तो निर्वाचित सरकार को राज्यपाल की इच्छा पर छोड़ देना होगा। न्यायालय ने भी आश्चर्य जताया कि क्या राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए व्यापक समय सीमा को केवल कुछ अलग अलग विलंब के उदाहरणों के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। केंद्र की ओर से तुषार मेहता ने भी दलीलें पेश की और विपक्षी शासित तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की दलीलों का विरोध किया। इन राज्यों ने संदर्भ का विरोध किया था। मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 143(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीर्ष न्यायालय से जानना चाहा था कि क्या राज्य विधानसभाओं में से विधेयकों पर विचार करते समय राष्ट्रपति की ओर से विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायिक आदेशों को के जरिए समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। अब सवाल है कि इन सब प्रश्नों का जो है वो जवाब आएगा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 200, 201 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग हेतु समय सीमा निर्धारित करने के न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तर्क दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि न्यायालय विधेयकों पर मान्य सहमत घोषित करके राज्यपालों के कार्यों को अपने हाथ में नहीं ले सकता, क्योंकि न्यायालय ने कह दिया था ना कि अगर इतनी समय सीमा के भीतर विधेयक को पारित राज्यपाल अगर दस्तखत नहीं करते तो वो पारित मान लिया जाएगा। स्वतः और इस आधार स्वतः पर तमिलनाडु में 10 विधेयक पारित मान लिए गए थे जो काफी समय से लंबित थे। तो तुषार मेहता और वेंकट रमनी ने उधर से तर्क दिया, इधर से कपिल सिब्बल, एम सिंघवी, के वेणुगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार ने और वकीलों के अलावा विपक्ष की ओर से समय सीमा और न्यायिक हस्तक्षेप के समर्थन में तर्क दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, हरीश साल्वे ने महाराष्ट्र राज्य की तरफ से और महेश जेठमलानी ने छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से केंद्र की स्थिति के समर्थन में तर्क दिया, क्योंकि इन दोनों जगह पर बीजेपी की सरकारें हैं। आपके छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र में बीजेपी की के लीडरशिप में मिली जुली सरकार। तो अब सवाल है कि इसका जब संदर्भ का उत्तर आएगा तो एक बहुत बड़ी जो है वो क्या कहते हैं संवैधानिक समस्या का समाधान हो जाएगा। या तो जैसे चल रहा वैसे चलेगा, या जैसा गवर्नर ने तमिलनाडु के मामले में तमिलनाडु के गवर्नर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका अनुपालन होगा और राज्यपाल राज नहीं रहेगा। अब वो जो प्राक्सी राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार चलाती है उस पर जो है इससे जो है क्या कहते हैं अंकुश लगेगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, जिस दिन ऑर्डर आएगा ऑर्डर पे भी चर्चा की जाएगी। वैसे जो चर्चा हुई है उससे मुझे ये लग रहा है कि कुछ सख्त निर्देश आने की संभावना है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के किसी भी विधेयक को लंबे समय तक पारित नहीं रख सकता है, क्योंकि इससे गवर्नर राज आने की संभावना बढ़ जाएगी। जी आज जो है वो दो घटनाएं दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई है सर। जी दिल्ली हाई कोर्ट में ईमेल आया कि जो है बम वो न्यायालय परिसर में बम रखा हुआ। अफरा तफरी मच गई, वकील और जो है जज साहब लोग अपने अपना डायस छोड़ करके भागे। सारा जो है परिसर खाली करा लिया गया। और इस घटना के थोड़ी ही देर बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ये ईमेल एक आया जिसमें कहा गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के परिसर में जो है बम प्लांट किया गया है और बहुत बड़ा विस्फोट होगा। वहां पर भी इसके बाद जो है क्या कहते हैं पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई और परिसर को खाली करा लिया गया। बम स्क्वाड दोनों जगह पर बम की तलाश में परिसर की चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि कोई बम मिला या नहीं, या जिस ईमेल से आया था वो ईमेल को ट्रेस होगा तो किसने ईमेल भेजा था। लेकिन फिलहाल ये दो डेवलपमेंट भी आज न्यायालय से संबंधित जो है काफी जो है वो क्या कहते हैं माहौल को जो है इन्होंने गर्म कर रखा। जी जी शुक्रिया सर, थैंक यू।